हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राजस्थान जीके की इस क्लास में। हम बात कर लेते हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में। परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न और बच्चे भिन्न भिन्न किताबें भी पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि पता नहीं चलता कौन सी किताब से है। तो इस वीडियो के अंदर जो मैंने ये नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये नोट्स मेरे द्वारा विभिन्न किताबों के संदर्भ से प्राप्त किए गए हैं। तो कोई भी प्रश्न इसके अलावा शायद ही पूछा जाए। तो ये शुरुआत करते हैं इस वीडियो के अंदर। ये मेवाड़ का इतिहास के बारे में, कहाँ से शुरू होता है, कौन कौन से राजा आते हैं, किन किन राजाओं ने क्या क्या काम करवाया, सभी के बारे में जानेंगे। मेवाड़ का इतिहास जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं, कब से शुरू होता है? 6ठी शताब्दी से लेकर के 1947 तक शासन करने वाला राजवंश था। सबसे प्राचीन जो रियासत मानी जाती है वो मेवाड़ रियासत मानी जाती है, सबसे प्राचीन रियासत। और दूसरी बात, सबसे जो लंबा शासन रहता है वो कौन सी रियासत का रहता है? वो मेवाड़ का ही शासन रहता है। 6ठी शताब्दी से लेकर के 1947 तक जो शासन करता है वो मेवाड़ इतिहास है, मेवाड़ राजवंश है। इनके प्राचीन नाम जान लेते हैं। इसे मेदपाट, प्रागवार, सीवी जनपद और कीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। कारण था कीवी जनपद क्योंकि इस क्षेत्र में मेद या मेव जाति का अधिकार था। मेवाड़ की ध्वजा पर एक राजपूत और एक भील सरदार को दिखाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि पूछ लिया जाता है मेवाड़ की ध्वजा पर किन किन के चित्र दिखाए गए। तो एक राजपूत और एक भील सरदार को दिखाया गया और इसके नीचे लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार। ये वाक्यांश है, ये मेवाड़ की ध्वजा पर लिखा गया है। अगला देखिए, मेवाड़ के राजाओं का सिंहासन रोहण केस में उंदरी गांव के भील राजा द्वारा अंगूठे से रक्त तिलक किया जाता है। यानी मेवाड़ का कोई भी राजा अपना सिंहासन धारण करता है तो उंदरी गांव का जो भील राजा होता है वो अपने अंगूठे को काट करके उसके रक्त से तिलक करता है। मेवाड़ के शासकों का कुल देवता है एकलिंग। एकलिंग है वो मेवाड़ के शासकों का कुल देवता माना जाता है और कुल देवी है वो बाण माता मानी जाती है। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण है ये करवाया था बप्पा रावल ने नागदा के अंदर। कहां पर? नागदा में एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देख लीजिए आप, मेवाड़ के शासकों द्वारा अपनी राजधानी छोड़ने से पूर्व एकलिंग जी से स्वीकृति लेना लेना कहलाता है आशंका लेना। उसे कहा जाता है आशंका लेना। ये ध्यान में रखिएगा। एकलिंग जी की जो अनुमति ली जाती है अपनी राजधानी छोड़ने से पूर्व, या तो कोई राजा अभियान पे जाता है, शिकार पे जाता है, तो एकलिंग जी अपने कुल देवता से स्वीकृति लेता है, उसे कहता है आशंका लेना। मोहनोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड ने गुइलों की 24 शाखाएं मानी है। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है। गुइलों की कितनी शाखा मानी गई है? कर्नल जेम्स टोड और मोहनोत नैन्सी के द्वारा तो 24 शाखाओं में उनको विभक्त किया है। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ने वल्लभी की गोयल शाखा को मान्यता देने के साथ इनको क्षत्रियों की कितनी शाखा माना है? 36 शाखाओं में माना है श्यामल दास ने, जो वीर विनोद के लेखक है। मेवाड़ के शासकों को रघुवंशी भी कहा जाता है और हिंदुओं का सूरज भी कहा जाता है। हिंदुओं का सूरज, हिंदुआ सूरज, याद रखना इस चीज को। हिंदुआ सूरज राणा सांगा को कहा जाता है, हिंदुओं का सूरज मेवाड़ के शासकों को कहा जाता है सभी को। सबसे पहले जो राजा आते हैं मेवाड़ कहां से शुरू होता है ये देख लीजिए। शिलादित्य के बारे में बात कर लेते हैं। कौन थे शिलादित्य? एक किंवदंती चलती है, लोगों की जुबान चलती है के अनुसार गुर्जर राज्य में केहर नामक नगर में देवादित्य नामक ब्राह्मण रहता था। उसके पुत्री सुभागा विवाह के पहले दिन विधवा हो गई थी। उसके गुरु ने उसको बीज मंत्र दिया था। गुरु ने सुभागा को बीज मंत्र दिया था और ये बीज मंत्र वो नित्य प्रतिदिन उसका जाप करते थे। बीज मंत्र के असावधानी उच्चारण के कारण, यानी जो वो शुद्ध अवस्था में नहीं थी, तो उस अवस्था में उन्होंने इस बीज मंत्र का उच्चारण कर लिया तो सूर्य भगवान प्रकट हुए, जिसके कारण सुभागा है वो गर्भवती हो गई। ये लोगों की किंवदंती चलती है। देवादित्य ने लोकलाज भंग के कारण उससे वल्लभी नगर भेज दिया। सुभागा को वल्लभी नगर भेज दिया जहां सुभागा ने एक पुत्र को जन्म दिया था। एक दिन उस पुत्र ने सुभागा से अपने पिता के बारे में पूछा तो सूर्य भगवान प्रकट हुए, उसे सारा वृतांत सुनाया। सुभागा से पूछा, सुभागा चिंतित हो गई, उसने भगवान सूर्य को आराधना की। भगवान सूर्य प्रकट होते हैं, उसने सारा वृतांत बताया। क्या वृतांत बताया था ये देखिए। सूर्य भगवान ने उस बच्चे को एक पत्थर आशीर्वाद के रूप में दिया। उस पत्थर को हाथ में लेकर वह किसी को भी पराजित कर सकता है, ऐसा उस पत्थर के अंदर आशीर्वाद दिया गया था कि ये पत्थर लेकर के आप किसी भी राजा महाराजा के साथ लड़ते हो, किसी भी शासक के साथ लड़ते हो तो उसकी जीत ही होगी। इस पत्थर के आधार पर उसका नाम रखा गया था शिलादित्य। सुभागा के पुत्र का नाम रखा गया था शिलादित्य।
इस पत्र के माध्यम से शिलादित्य ने वल्लभी नगर के राजा को हराया था और वहां का राजा बन गया था। आगे क्या दिया, गोहिलादित्य, शिलादित्य के जो पुत्र थे गोहिलादित्य जिन्होंने मेवाड़ रियासत की स्थापना की थी, उसके बारे में देख लेते हैं हम। क्या है, शिलादित्य की पुत्री पुष्पावती थी, उसने जगदम्बा माता से मन्नत मांगी थी। आबू, माउंट आबू के अंदर का मंदिर है जगदम्बा माता का, उनसे मन्नत मांगी थी कि उसकी पुत्र की प्राप्ति हो। जब वह जगदम्बा माता के दर्शन करने गई, 524 ईस्वी में विदेशियों ने वल्लभी को नष्ट कर दिया था, जिसमें शिलादित्य जी मारे गए थे। अपने पति के साथ सती होने के लिए पुष्पावती तैयार हुई, लेकिन ब्राह्मणों के आह्वान पर गर्भवती रूप में सती नहीं हो पाई। ब्राह्मणों ने बताया कि कोई भी महिला ऐसी अवस्था में हो जो वह पुत्र या पुत्री को जन्म देने वाली हो, गर्भवती स्त्री में हो, तो वह अपने पति के साथ सती नहीं हो सकती। तो पुष्पावती ने मावलिया नामक गुफा में बच्चे को जन्म दिया था। ध्यान रखना, गोहिलादित्य का जन्म है ये कौन सी गुफा में हुआ था, मावलिया नामक गुफा में हुआ था। बड़ा ही डीपली प्रश्न है ये। और वह बच्चा कमलावती नामक ब्राह्मणी को दान में दे दिया था पुष्पावती ने। कमलावती भी, उसके भी कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी, तो पुष्पावती ने यह बच्चा उसको दान में दे दिया, गोद ले लिया था कमलावती ने। गुफा में जन्म होने के कारण उस बच्चे का नाम रखा गया था गुआ या गुहादेत, जो आगे चल के गोहिलादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। गुआ भील जाति के बच्चों के साथ खेला करता था और बच्चों का वह सरदार बनता था। इसकी कुशलता को देख करके भीलों के वृद्ध राजा थे मांडलिक, मांडलिक ने अपना पूरा साम्राज्य है वो किसे सौंप दिया था, गुआ को सौंप दिया था। 566 ईस्वी के आसपास गोहिलादित्य ने मेवाड़ रियासत की स्थापना की और गोहिल वंश लाया था। गोहिलादित्य को मेवाड़ का संस्थापक कहा जाता है, उसे मूल पुरुष कहा जाता है, उसे आदि पुरुष कहा जाता है। तो यहाँ तक आपने जान लिया था कि गोहिलादित्य का जन्म किस प्रकार से होता है, मेवाड़ रियासत की स्थापना किस प्रकार से होती है। उसके बाद जो प्रतापी शासक आते बप्पा राव, कब आती है, 734 से 753 ईस्वी के बीच में। इनका जो शासन काल रहता है 734 से 753 के बीच में। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि गोहिल की 8वीं पीढ़ी में नागदित्य शासक था, जिसके अत्याचार से परेशान होकर भीलों ने उसे मार दिया था। नागदित्य के राजपूत सैनिकों ने नागदित्य के पुत्र बप्पा राहुल की सुरक्षा की और उसे मध्य प्रदेश के एक भांडेर दुर्ग आता है वहां पर उसको पहुंचाया था। यहाँ पर बप्पा राहुल के पिता की नागदित्य की हत्या कर दी गई थी। और क्या होता है, यहाँ पर जो उनके राजपूत सैनिक थे नागदित्य के, उन्होंने बप्पा राहुल की सुरक्षा करते हुए उसे मध्य प्रदेश के भांडेर दुर्ग आता है तो वहां पर पहुंचा। ये प्रश्न भी आ सकता है कि कौन से दुर्ग में बचपन बीता था बप्पा रावल का, तो भांडेर दुर्ग के अंदर। भांडेर में सुरक्षा की कमी देखते हुए बप्पा को नागेंद्र नगर, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, नागदा कहा जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये प्रश्न भी आ जाता है कि बप्पा रावल ने एक एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था, वो कौन से नगर में बनाया था, तो नागदा को नाम न देकर के नागेंद्र नगर नाम दे सकते हैं, जिसे वर्तमान में नागदा कहा जाता है। बप्पा उस समय कितने वर्ष के थे, वही 3 वर्ष के थे। नागदा में बप्पा रावल ब्राह्मणों की गाय चराता था। इसके बाद बप्पा जंगल में हरित ऋषि की सेवा करने लगा और उनकी गाय चराता था। हरित ऋषि एकलिंग जी की पूजा करते थे। हरित ऋषि ने राष्ट्रसेनी देवी की सहायता से बप्पा को मेवाड़ रियासत दिलाई थी। बप्पा राव ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से मौर्य शासक मानमोरी को हराकर मेवाड़ पर शासन किया था। बप्पा रावल के नाम को लेकर के विभिन्न जो संशय है वो मैं आपको बता देता हूँ। वीर विनोद पुस्तक में बप्पा को कहा जाता है महेंद्र कहा जाता है। ये चीज आप थोड़ा गौर करना इस चीज को। वीर विनोद के अनुसार बप्पा रावल को किस नाम से जाना जाता है, महेंद्र के नाम से जाना जाता है। आगे क्या चीज है देखिए, कर्नल टोड ने इसे क्या किस नाम से जाना है भाई, कर्नल टोड ने कहा इसे सील। कर्नल टोड ने बप्पा रावल को सील कहा है। रामकृष्ण भंडारक ने इसे खुमाण कहा है। पंडित हरिशंकर प्रसाद ओझा ने इसे कालबोज और मालबोज कहा है, कालबोज और मालबोज। इतिहासकारों ने पंडित ओझा के कथन को प्रमाणिक बताया है। किसका कथन, पंडित ओझा के कथन को ही प्रमाणिक बताया है। 734 में मानमोरी को हराकर मेवाड़ पर अधिकार किया बप्पा रावल ने, इसलिए बप्पा रावल को कहा जाता है मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक। कहा जाता है कि बप्पा कालबोज की उपाधि थी। बप्पा राव ने नागदा यानी नागेंद्र नगर में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। सहस्त्रबाहु, जिसे वर्तमान में कहा जाता है सासबाहु का मंदिर, जिसे वर्तमान में कहा जाता है, प्राचीन नाम इसका था सहस्त्रबाहु का मंदिर बनवाया था। किसने, बप्पा रावल ने। किंवदंती के अनुसार बप्पा रावल 35 हाथ की धोती पहनते थे, 16 हाथ का सापा था, 32 मन की खड़क रखते थे और 4 बकरों का भोजन करते थे। बप्पा रावल की समाधि नागदा में एकलिंग के मंदिर के पास से बनी हुई है। तो ये था बप्पा रावल का इतिहास। आगे देख लेते हैं हम, जो
प्रतापी शासक हुए जिन्हें कुछ उपाधियां दी गई है। भरत भट्ट द्वितीय को आहापुर लेख में इस शासक को कहा जाता है तीनों लोकों का तिलक। किस राजा को तीनों लोकों का तिलक कहा जाता है? भरत भट्ट द्वितीय को कहा जाता है। अलट के बारे में देख लो, ख्यातों में इस शासक को आलू रावल किसे कहा गया है? अलट को कहा गया है। मेवाड़ में पहली बार नौकरशाही की शुरुआत किसने की थी? अलट ने की थी। आहड़ में वराह मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? अलट ने करवाया था। समर सिंह के बारे में देखिए, कोमलगढ़ परिस्थिति में इस शासक को शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा जाता है, यानी बड़े बहादुर व्यक्ति थे, इन्हें कहा जाता था कि शत्रुओं की शक्ति जीर्ण अवस्था में कर देते हैं। चिरवे के लेख में, चिरवे का लेख उदयपुर का, भाई ये प्रश्न भी आ जाता है, चिरवे का लेख किस जगह का प्रसिद्ध है? उदयपुर का। इसे शत्रुओं का सार करने में सिंह के सदृश्य व सूर कहा गया। सिंह के सदृश्य किस शासक को कहा जाता है? समर सिंह को। रतन सिंह जो मेवाड़ का पहला जो शाखा होता है, पहला जो आक्रमण किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उस समय मेवाड़ के शासक थे रतन सिंह। रतन सिंह गोइलों से रावल शाखा का अंतिम शासक था। ये रावल शाखा का अंतिम शासक था भाई, गोइलों में रावल शाखा का अंतिम शासक था। इसके बाद सिसोदिया वंश शुरू हो जाते हैं मेवाड़ के अंदर। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक थी पद्मावत। पद्मावत के अनुसार सिंहल द्वीप के शासक थे गंधर्व सेन की पुत्री पद्मनी बहुत ही सुंदर थी। पद्मनी के एक पास तोता था जिसका नाम था हीरामन। हीरामन क्या खास बात थी हीरामन की, ये देख लीजिए। पद्मनी के तोते का नाम था हीरामन, और हीरामन की जो खास बातें थी वो देख लीजिए कि हीरामन बोलने में सक्षम था, माहिर था। हीरामन तोता जब रतन सिंह के दरबार में पहुंचा तो उसने पद्मनी की सुंदरता का वर्णन कर दिया था रतन सिंह के सामने। दोस्तों इस नोट्स के अंदर, इस वीडियो के अंदर आलतू फालतू की बातें बिल्कुल नहीं है। जो जो इसके अंदर पॉइंट डाले गए हैं सब परीक्षाओं की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये नहीं हीरामन तोता ये यहाँ से आया था, वहां से आया था, यहाँ बैठा था, वहां बैठा था, कुछ नहीं, स्पष्ट और सुंदर तरीके से लिखा गया नोट्स है ये। तो यहाँ पर देखिए रतन सिंह पद्मनी की सुंदरता का वर्णन सुनकर उस पर मोहित हो जाते हैं, और जैसे पद्मनी के साथ विवाह कर लिया हो, इस प्रकार से मोहित हो जाते हैं कि उसने पद्मनी के साथ विवाह कर लिया हो। नोट खास बात क्या है, कुछ विद्वान ये घटना काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि पद्मावत पुस्तक जायसी ने 1540 ईस्वी में लिखी थी, शेरशाह सूरी के समय, जबकि यह घटना क्रम था ये 1302 का था। तो लोग इस घटना को ये मानते भी हैं कि ये एक काल्पनिक घटना है। फिर भी प्रश्न उठ जाते हैं। रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक रहते थे कवि राघव चेतन। जब रतन सिंह को राघव चेतन के काले जादू का पूरा पता चला तो उसने चेतन को दरबार से निकाल दिया था। राघव चेतन दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया और उसने खिलजी के सामने पद्मनी की सुंदरता का वर्णन कर दिया। अब क्या होता है भाई, सुंदरता का वर्णन करने के बाद पद्मनी को हासिल करने की चाह में खिलजी ने 28 जनवरी 1303 में दिल्ली से चित्तौड़ की ओर रवाना हुए थे। लगभग 8 माह तक चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी रखी थी। अब 8 माह तक घेराबंदी रखने के बाद जब उसे पद्मनी हासिल नहीं हुई, अब देखिए कुछ किताबों में लिखा जाता है कि वो रतन सिंह के साथ खाना पीना करते हैं, वहां पर वो जैसे तैसे पद्मनी को ले जाते हैं, उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखते हैं। ऐसे प्रश्न वो इतिहास के अंदर पूछे भी नहीं जाते, परीक्षाओं के अंदर पूछे नहीं जाते। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, पद्मनी को हासिल करने की चाह में खिलजी ने चित्तौड़ की ओर रवाना हुए थे 28 जनवरी 1303 को, और 1303 के अंदर ही उन्होंने आक्रमण किया था। किस पर? मेवाड़ रियासत पर। कौन से दुर्ग पर? ये कौन से चित्तौड़ दुर्ग में रहा करते थे उस समय रतन सिंह। कुंभा के बाद में अपना जो शासन चलता है मेवाड़ रियासत का वो कोमलगढ़ दुर्ग से चलता है। यहाँ पर रतन सिंह चित्तौड़ दुर्ग में थे। अब 1303 के अंदर युद्ध होता है अलाउद्दीन खिलजी और प्लस रतन सिंह। क्या होता है उसके अंदर? रतन सिंह और उसके सेनापति गोरा व बादल ये सेनापति थे रतन सिंह के। केसरिया धारण किया था। पद्मनी ने 1600 रानियों के साथ जोर किया था। ये राज्य का, राजस्थान राज्य का दूसरा था, चित्तौड़ का या मेवाड़ का पहला शाखा था। इस युद्ध की जीत के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000 जनता का कत्लेआम करवाया था। इसके बाद खिलजी स्वयं गुजरात और चला गया था। मेवाड़ में अपने पुत्र खिजरका को रख दिया था और खिजरका
ने मेवाड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था, खिजराबाद रख दिया था। ये था अपना रतन सेन तक का रावल शाखा का इतिहास मेवाड़ का, जिसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से मैंने ये नोट्स तैयार किए। तो उसके बाद हम दूसरी वीडियो के अंदर, दूसरी क्लास के अंदर पढ़ेंगे आगे का जो इतिहास है। शॉर्ट टाइम के अंदर बढ़िया तरीके से हम ये नोट्स करेंगे। आपको अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर क्या करें। जय हिंद, जय भारत।